हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का आप लोगों का जो लेक्चर होने वाला है एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 होगा, जो कि सॉइल पोल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से आप लोगों का केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि सॉइल पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं तथा इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टिप्पणी लिखने को आएगा दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इस जो टॉपिक है या चैप्टर 4 है जो मेरा सॉइल पोल्यूशन, इससे बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बनेगा कि भू प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन का एक टिप्पणी टाइप में आता है जो कि आप लोगों को ध्यान से समझना है। और इस चैप्टर को मैं आज ही फिनिश करूंगा दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, इसलिए मैं इसको आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने मृदा प्रदूषण, या इसी को हम सॉइल पोल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसे हम मृदा प्रदूषण, भू प्रदूषण, इन सारे नामों से भी जानते हैं। तो आप लोगों को कोई भी आप लोगों का नाम दे तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसका मतलब है सॉइल पोल्यूशन से। ठीक है, मिट्टी वाले प्रदूषण से। ठीक, सॉइल मतलब होता है धूल या मिट्टी, पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो मिट्टी का अध्ययन होता है यानी सॉइल के स्टडी को हम पीडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीडोलॉजी कहते हैं। ये आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखवा दिया है ताकि आप लोग जैसे ही मृदा प्रदूषण पढ़े तो इसके बारे में भी, मिट्टी के बारे माध्यम के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं, चट्टान, ठीक है, पहाड़, ठीक है, जो चट्टाने होती हैं उनके घिसावट से, ठीक है, उनके घिसावट यानी टूट फूट जब होता है उसमें टूट टूट कर बारीक हो जाते हैं, तो उसी से हमारा क्या होता है, मिट्टी या मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि मिट्टी का हमारा निर्माण कैसे हुआ। तो ये आप लोगों को आना चाहिए कि जब हमारे बड़े बड़े चट्टाने या उन चट्टानों के टुकड़े टूट कर बारीक हो जाते हैं तो उससे हमारा मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिट्टी कैसे बना दोस्तों ये भी पता चला। और मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीडियोलॉजी कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मिट्टी के अध्ययन को पीडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो फीडबैक है दोस्तों, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोगों का एग्जाम भी जल्द ही आप लोगों का होने वाला है, तो इस बात को आई होप आप लोगों ने अपना टाइम टेबल भी देख लिया होगा कि आपका जो है पेपर कब से होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे पहला पॉइंट है कि मिट्टी के अध्ययन को पीडियोलॉजी कहते हैं। इस बात को आई होप सभी ने समझ लिया होगा दोस्तों। और देखिएगा बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, ठीक है, टूट टूट कर बारीक हो जाते हैं जिससे मिट्टी अथवा मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, हम क्या कहते हैं, भू प्रदूषण या मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, जब मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक तथा अपरदन, इसे हम इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इरोजन मिल जाते हैं यानी अपरदन मिल जाते हैं, तो इससे मृदा प्रदूषण या भू प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिट्टी प्रदूषण हमारा कैसे होता है या सॉइल पोल्यूशन मेरा कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी हम कीटनाशक यानी अपरदन मतलब होता है दोस्तों कि जब हमारा एक मिट्टी का परत है, ऊपरी परत का मतलब जब कटाव हो जाता है यानी ऊपरी परत जब हट जाती है तो उसे ही हम बोलते हैं अपरदन। ठीक है, जैसे ही अपरदन होगा दोस्तों तो आपकी भूमि जो है बालू टाइप की हो जाएगी। इस बात को ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो उसमें क्या जा रहा है कि जैसे हम मान लीजिए कीटनाशक, फिलहाल आप लोग जानते ही हैं कि गाँव में कीटनाशक का कितना ज्यादा यूज किया जाता है फसलों को उपजाने के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे शब्द यूज हुआ है अपरदन, इरोजन। इरोजन का मतलब, अपरदन का अर्थ है मिट्टी के ऊपरी परत का कटाव, यानी अपरदन होने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यानी जब मिट्टी के ऊपरी परत पे ही जो हमारा है सारी चीजें, यानी जो भी हम अपने मिट्टी पे जो भी हम फसल उपजा रहे हैं वो ऊपरी परत से ही सारी चीजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि ऊपरी परत पे ही जो भी होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा उर्वरक शक्ति होती है। ठीक है, जब उर्वरक शक्ति हमारी क्या हो जाएगी, छीड़ हो जाएगी, जैसे कोई अधिक मात्रा में हम मतलब कि उर्वरक सारी चीज डाल देंगे तो उसकी क्षमता भी क्या हो जाती है, उतनी क्षमता के लिए होना भी चाहिए। जैसे आप लोग 10 रोटी खाने के एबल हैं, ठीक है, जैसे आप लोग 10 रोटी के खाने के एबल हैं तो हम आप लोगों को 20 रोटी खिला सकता हूं या नहीं, तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, अगर खा भी लूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वही बात यहाँ पे किया जा रहा है कि हम उर्वरक शक्ति, अगर उर्वरक ज्यादा यूज कर लेंगे तो उससे भी हमारा सॉइल पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मृदा प्रदूषण के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो बेसिकली मृदा प्रदूषण के दो ही सोर्स हैं, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। फिजिकल में देखेंगे दोस्तों यानी भौतिक स्रोत, या जिसे हम बोलते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थों वाला स्रोत। तो इसमें क्या होता है, लोगों के समूह की सामान्य क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय ठोस पदार्थ, जिसके अंतर्गत कूड़ा करकट, सड़कों का कूड़ा, ठीक है, राख तथा अन्य औद्योगिक अपशिष्ट शामिल होते हैं। अपशिष्ट मतलब होता है दोस्तों जो हमारे जैसे कि गंदगी वाले जो भी मटेरियल है उन्हें हम अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि
इनके लिए क्या हो, मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो, उसे हम अपशिष्ट बोल देंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। तो हमारा पहला पॉइंट यही था कि भौतिक प्रदूषण में हमने भौतिक सोर्स में हमने क्या देखा कि लोगों के समूह की जो भी सामान्य क्रिया प्रतिक्रिया में जो यूज होने वाले अवांछनीय पदार्थ या मटेरियल है या ठोस मटेरियल है, जिनके अंतर्गत हमने देखा कूड़ा था, करकट था, सड़कों पे जो जमावट कूड़े होते हैं, राख, प्लास्टिक, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें कैसी अपशिष्ट हैं, औद्योगिक अपशिष्ट हैं। ठीक है, या फिजिकल अपशिष्ट है, या केमिकल फिजिकल अपशिष्ट, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारे मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बी पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। बी पॉइंट मेरा है केमिकल सोर्सेस। ठीक है, यानी रासायनिक पदार्थ, यानी रासायनिक पदार्थ के स्रोत क्या क्या हैं, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। बहुत सिंपल है भाई। मृदा से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उर्वरक, कीटनाशी, कवकनाशी तथा पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि गांव में आप लोग जानते होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गांव से ही बिलोंग करते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा गांव में क्या किया जाता है, पोटास, यूरिया, जिंक, ये सारी चीज़ें मैं फिलहाल इतने ही नाम को जानता हूँ। पोटास, यूरिया, जिंक और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, छिड़काव किया जाता है दवाओं का। तो फिलहाल ये सब हर एक चीज़ मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैं उड़ के आया हूँ। ठीक है, खाद वाद ये सारी चीज़ें डाली जाती है ना, तो वो क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है कि रासायनिक पदार्थ यूज करने से हमारे पौधे जो होते हैं वो जल्दी से उनकी जो मतलब कि क्या कहते हैं भाई, उनको मतलब कि जैसे कि ये सारी उर्वरक क्षमता मतलब हो जाती है उसकी, जैसे कि पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगने लगते हैं और बहुत अच्छे से उनकी वृद्धि होने लगती है इनका यूज करने से। ठीक है, तो यही बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उद्योगों द्वारा अनेक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक ठोस अथवा द्रव व्यर्थ के रूप में मृदा पर बिना किसी पूर्व उपचार के छोड़ दिया जाता है। अब भी देखिएगा दोस्तों, बिना पूर्व उपचार के मतलब कि जैसे कोई मान लीजिए कि यहाँ पे प्रदूषक हमारा है, प्रदूषक मतलब आप लोगों को बताया ही था, जो कि प्रदूषण फैलाने वाला मटेरियल हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अब कोई भी मटेरियल ऐसा हो गया उस पर मतलब कि आपने फैक्ट्री में उसको बनाया, फिलहाल उसका टेस्टिंग नहीं किया कि हमारे भूमि के लिए या सॉइल के लिए कितना मतलब कि हार्मफुल है या फिर हमारा कितना मतलब एडवांटेजफुल है, यानी कि कितना वो प्रभाव डाल सकता है, मतलब खराब वाला। ठीक है, तो खराब वाला कितना प्रभाव डालेगा हमारी मिट्टी पे, ये सारी बिना टेस्टिंग के ही हमने क्या किया, उन सारी चीज़ों को डाल दिया। तो होगा क्या, वहाँ पे मृदा प्रदूषण जो है वो होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग बोलेंगे जी हाँ सर होगा, तो वही बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट है जिससे रासायनिक रूप से मृदा का प्रदूषण हो जाता है। वही बात हमने जो बोला दोस्तों कि ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो अगर हम ऐसे ही बिना उसका टेस्टिंग किए ही, जैसे कि मटेरियल निकल रहा है हमारे फैक्ट्री से, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, डिस्पोज करना है। तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि जो डिस्पोज कर रहे हैं ऐसा मटेरियल तो नहीं है कि हमारे भूमि को क्या कर दे, प्रदूषित कर दे, तो उनकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फिर बेसिकली यहाँ पे मृदा प्रदूषण के जो सोर्सेस थे दोस्तों, दो थे हमारे, फिजिकल सोर्सेस था, ये केमिकल सोर्सेस था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब बात करते हैं दोस्तों मृदा प्रदूषण के कारण क्या क्या है। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने मृदा प्रदूषण के कारण को तो जानते ही होंगे, क्या क्या कारण है। तो केसेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है, यहाँ पे क्या क्या कारण हो सकते हैं, मृदा अथवा भूमि प्रदूषण, खनन कार्य, यानी जो हमारा खनन कार्य होता है रेडियो एक्टिव पदार्थों से, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है जल निकासी की उचित व्यवस्था ना होने से, यानी जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं शहरों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी के निकलने के लिए नाले बड़े बड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन नालों की सफाई नहीं होगी दोस्तों, तो होगा क्या कि वहाँ पे मृदा प्रदूषण, वही पानी मान लीजिए कि मतलब कि कहीं खेतों वोतों में सही तरीके से चला गया, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन तो होगा ही। ठीक है, अब देखिएगा मृत पशुओं के शवों का निपटारा सही समय पे ना करने से। दूसरी और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि मल मूत्र व गंदे पानी से, इससे भी हमारा मृदा प्रदूषण होगा। उद्योगों द्वारा अवांछित ठोस व्यर्थ यानी ठोस अपशिष्ट से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि उर्वरकों के अनुचित प्रयोग से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण एवं मरम्मत कार्य आदि से, इन सभी से ये सभी क्या है, मृदा प्रदूषण के कारण है। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। और इसमें करना क्या है, एक चीज समझ लीजिएगा आप लोग, अगर एनवायरमेंटल स्टडीज को आप लोग रटना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, तो आप लोगों का बैक लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज को आप लोगों को केवल समझने के लिए आप लोगों के सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, कि आप केवल प्रदूषण जो है उसको समझिए बस, ये प्रदूषण हो क्या रहा है। ठीक है, इससे हमारे क्या मतलब कि डिसएडवांटेज है। तो आप लोग अगर इसको रट के चलेंगे दोस्तों, तो कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी पॉइंट को बता रहे हैं कि इसमें होगा क्या कि आप लोग थोड़ा आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाएं। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को इसको अपने दिमाग से सोचना होगा कि हम इस प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, और यही सारी चीजें पूछी जाएंगी आप लोगों से। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इस इन्वायरमेंटल स्टडीज में आप लोग यहाँ पे ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, बेसिक पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लिख के आएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें हमें केवल समझना होगा। ठीक है, फिलहाल ये सब्जेक्ट तो मैं चाहता तो ना पढ़ाता, लेकिन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि दोस्तों आप लोगों को समझ के चलना है कि आप लोगों को अच्छा खासा लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, जितना आप लोग लिख के आओगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा आप लोग को। ठीक है,
चलिएगा अब देखिएगा, ये हमारा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों को लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखिएगा सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे, प्रभाव इनके। देखिएगा यहाँ पे इसके बहुत सारे प्रभाव हैं मानव जीवन पे। देखें पहला पॉइंट क्या है वहाँ पे कि अपशिष्टों के अनुचित, ठीक है, अपशिष्टों के अनुचित एवं अनियमित निक्षेपण से नाले व नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। दोस्तों निक्षेपण का कहने का तात्पर्य क्या है कि इनका सही से निपटारा नहीं कर रहे हैं, तो अगर जो हमारे गंदगी है, कचरा है, इनका सही से निपटारा नहीं किया जाएगा तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, नाले नालियों में भी जाएंगे, और नाले नालियों में जाएंगी तो क्या करेंगे, पानी को बहने में अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा पानी क्या होगा, कीचड़ युक्त पानी चारों तरफ फैलकर मानव के लिए असुविधा करता है, ठीक है। तो ये पहला वाला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि अपशिष्ट एवं मल जल का प्रयोग निरंतर सिंचाई में करते रहने से मृदा की सांद्रता में कमी आ जाती है, ठीक है। यानी मृदा की सांद्रता मतलब कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि इस जो हमारी मिट्टी होती है उसकी जो फर्टिलाइज पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वही बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि जिससे मृदा में वायु संचार रुक जाता है एवं ऑक्सीजन की कमी से जीवाणुओं की श्वसन क्रिया रुक जाती है, जिससे पौधों का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यही बात किया जा रहा है इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है कि देश की अधिकतम जनसंख्या गांव में निवास करती है, ठीक है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मैक्सिमम जो जनसंख्या है गांव में ही निवास करती है। उसके बाद क्या कहा जाए, मैक्सिमम जनसंख्या जो है, अधिकतम जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा गांव में मल त्यागने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं जैसे कि मल को खुले वातावरण में त्यागने से पेचिस, हैजा, पोलियो, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियां घेर लेती हैं, ठीक है। तो इससे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीजें क्या है, सॉइल पोल्यूशन के कारण है, ठीक है। अब देखिएगा सॉइल पोल्यूशन के तो सब क्या है, मतलब कि किस पे प्रभाव देख लिया आप लोगों ने, ये तो हमारे मानव जीवन के लिए है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट कहा गया है कि अपशिष्ट एवं व्यर्थ पदार्थ के अनियमित निक्षेपण से वातावरण प्रदूषित होता है, साथ ही साथ मक्खी, मच्छर, चूहे एवं अन्य कीड़े मकोड़े भी अधिक संख्या में जन्म लेते हैं, ठीक है, जिससे मानव जीवन कष्टकर हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बेसिकली इसमें इतने पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों आपके दिमाग में और भी पॉइंट आ रहे हैं तो आप लोग जरूर अपने एग्जाम में मेंशन करिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है मेरा मृदा का पौधों व प्राणियों पे हमारा प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं दोस्तों, बहुत ज्यादा पॉइंट मैं नहीं लिखवाना चाह रहा, ठीक है। आप लोगों को भी कुछ दिमाग में अपनी आना चाहिए, आ रहा होगा तो आप लोग जरूर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 6-7 पॉइंट लिखवा रहा हूँ तो आप लोगों को 10 पॉइंट आ रहा है तो आप लोग 10 पॉइंट को ही मेंशन करिए। अगर आप लोग जल्दी जल्दी से एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी को इस इन्वायरमेंटल स्टडीज में भर के आएगा उसको कंप्लीट नंबर मिलने वाला है। अगर आप लोग सोचिए कि मैं 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ उतने में पास हो जाऊंगा तो आप लोग भूल जाइएगा, उसमें बैक लग जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए दोस्तों, ठीक है। देखिए चैप्टर की यहाँ पे जो भी बारीकियां हैं, चैप्टर के बारे में जो पूछा जा रहा है, फिलहाल इसका बहुत बड़ा सिलेबस तो है नहीं कि आप लोग नहीं कर पाओगे, बहुत सिंपल सिलेबस है, आप लोग हर एक चीज को कर पाओगे, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे हम पहला पॉइंट ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पौधों के वृद्धि एवं विकास हेतु सभी पोषक तत्व जल तथा वायु आदि मृदा में मिलती हैं, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अनेक यहाँ दूसरा पॉइंट है, अनेक प्रकार की वनस्पतियां व वनस्पतियों का विवरण, उनकी बनावट, आकार एवं प्रकार मृदा में जल और ताप से प्रभावित होती हैं। ये भी आप लोग जानते हैं भाई कि इन्हीं सारी चीजों से क्या होता है, हमारे जो वनस्पतियां हैं इनसे प्रभावित होती हैं, चाहे मृदा हो, चाहे जल हो, चाहे टेम्परेचर हो। टेम्परेचर का तात्पर्य क्या है, सूर्य से है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझेंगे। तीसरी पॉइंट है दोस्तों, मृदा की प्रकृति एवं स्थलाकृति से पौधे सीधे रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा, हमारी मिट्टी सही नहीं होगी तो हमारे पौधों की जो यहाँ पे जामिनेशन मतलब उनके जो अंकुरण की मतलब की स्थिति क्षमता होती है वो क्या होगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारी मृदा ही नहीं सही रहेगी तो हमारे बीज जो है वो जामेंगे कैसे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक। चौथा पॉइंट कहा जा रहा है कि मृदा के कारण ही पेड़ पौधों की जड़ें मृदा में रहती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, कोई भी फसल हो दोस्तों, कोई भी फसल हो, ठीक है, अगर हमारी मिट्टी फर्टिलाइज नहीं है दोस्तों तो वो फसल क्या होगी, वो फसल मतलब कि जैसे हम बुआई तो कर देंगे तो लेकिन उनका जामिनेशन नहीं हो पाएगा, जामेगा ही नहीं वो। इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मृदा के कारण ही पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें क्या होती हैं, मृदा में रहती हैं, ठीक है, जिसके कारण वृक्षों को सीधा ही स्थायित्व एवं दृढ़ता मिलती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट पांचवा पॉइंट है, कैल्शियम युक्त मृदा में कैल्शियम कवच वाले घोंघे अधिक संख्या में पैदा होते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम युक्त मृदा जहाँ पे है वहां पे, अब देखिए जहाँ पे कैल्शियम होगा दोस्तों, कैल्शियम युक्त जहाँ मृदा होगी, यहाँ कैल्शियम युक्त मिट्टी जहाँ पे होगी वहां पे कैल्शियम कवच वाले घोंघे तो आप लोग जानते ही होंगे, घोंघे अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग कहाँ पे देख पाओगे, जो हमारे बोल सकते हैं नदियों के किनारे वाली जो मिट्टी होती है दोस्तों, वहां पे आप लोग ये ज्यादा देख पाओगे, ठीक है। तो वहां पे देखते होंगे कि नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जो गेहूं का उत्पादन होता है बहुत ज्यादा होता है,
और धान का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होता है। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगला पॉइंट है कि मृदा की उपस्थिति में कई मतलब बिलकारी जो मतलब कि बिल बना के मतलब कि जैसे कि चूहा होता है बिल में ही रहता है मैक्सिमम, ठीक है, तो उसमें रहता है जीव जंतु बिल बनाकर बिल में वास करते हैं, ठीक है, तो ये मृदा के कारण है, ठीक है। अगली पॉइंट क्या है दोस्तों, मृदा की प्रकृति के अनुसार ही जीव जंतुओं में विशेष आकार एवं विकास प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखिएगा इतने पॉइंट्स आप लोगों को किसमें लिखा है, मृदा मृदा का पौधों व प्राणियों पर प्रभाव क्या है, ठीक है, तो इसमें इतना पॉइंट आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोगों को और भी पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आता है तो आप लोग जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक पॉइंट है दोस्तों, कृषि में रासायनिक उर्वरक, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, कृषि में उपयुक्त होने वाले रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखिए, ठीक है। जैसे आप लोगों से पूछा जाए तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, ठीक है। फिलहाल आप लोगों ने बहुत सारे 3-4 उर्वरक तो जानते ही होंगे दोस्तों। देखिएगा मैं आप लोगों को हर एक चीज के बारे में बताता हूँ। मृदा की उपजाऊ क्षमता अथवा उर्वरकता में वृद्धि करने हेतु निम्न उर्वरक मिट्टी में मिलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है सूक्ष्म पोषकधारी उर्वरक। जैसे यहाँ पे दोस्तों फिलहाल मैं केमिस्ट्री मेरा छूट गया है तो इनके पूरे नाम नहीं याद है, तो इनको इस प्रकार से याद कर लेंगे। ZnSO4, CaSO4, MgSO4, बोरेक्स, सोडियम व अमोनियम मोल्विडेट आदि, ये सारे किसके सूक्ष्म पोषकधारी उर्वरक हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा जो हमारा पोटासधारी उर्वरक है या पोटासधारी जो हमारा फर्टिलाइजर है, इसको देखेंगे तो ये हमारा है KCl है। क्या है, KCl है, मतलब KCl, ठीक। उसके बाद K2SO4 है और उसके बाद KNO3 है। ये सारी चीजें क्या है, पोटासधारी उर्वरक है। फास्फेट उर्वरक क्या है दोस्तों, अमोनियम फास्फेट है, ठीक है। क्या है, अमोनियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ये सारे किसके हैं, फास्फेट उर्वरक है, ठीक है। नाइट्रोजन उर्वरक तो आप लोग इसको जानते होंगे, यूरिया, अमोनिया, क्लोराइड, ये सारी चीजों को आप लोग जानते हैं। यूरिया आप लोगों ने अपने खेतों में भी छीटा होगा, तो हमने भी छीटा है भाई, ठीक है। तो आप लोग भी किए होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं भाई, जैसे कि जिनके गाँव में मतलब इतनी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर खेती होती है वहां पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय क्या क्या है दोस्तों, इसको कुछ उपाय के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। फिलहाल आप लोगों को जो भी उपाय आ रहे हो अपने नोटबुक पे आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। नोट कॉपी जो आप लोग बना रहे होंगे उस पर आप लोग जरूर बनाइएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को इन सारी चीजों की PDF चाहिए दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी आप लोगों की जो नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले वहाँ पे दी जाती है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो नोट्स हैं आप लोगों को वहाँ में इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर वाले ग्रुप में आप लोगों का सारी चीजें PDF अपलोड मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन भी आ गया है फिलहाल। और दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। चाहे आप लोगों का TDEP हो, चाहे आप लोगों का जैसे कि हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जिनमें हम आप लोगों से डायरेक्ट बात करने वाले हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग होगा, ठीक है। 3-4 सब्जेक्ट अगले वाले सेमेस्टर में भी बात की जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे हम एक पॉइंट को बात करते हैं। पहली पॉइंट यानी मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय क्या है, तो पहला पॉइंट है मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय, ठीक है। पहला उपाय क्या है कि उद्यानों में कीटनाशकों की सीधी मिलावट ना की जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नवीन उर्वरकों एवं ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो केवल फसलों को कीटों से बचाए, ना कि अन्य जीवधारियों पर हानिकारक डाले, ठीक है, हानिकारक प्रभाव डाले। अब दोस्तों ऐसा इसमें क्यों कहा गया है कि देखिए ऐसा उर्वरक यूज कीजिए जो अब फिलहाल बहुत सारी टेस्टिंग के बाद आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इन सारी चीजों पहले वाले उर्वरक क्या होते थे कि उन पे केवल हम अपने फसलों को ही ध्यान में रख के बनाते थे, लेकिन अब बहुत सारी पैरामीटर को ध्यान में रख के बनाया जाता है कीटनाशक, ठीक है। कि जैसे कि वहाँ पे कछुए मारने वाली जो दवा है केवल कछुए के ही मारे, उसमें जो और भी जीव जंतु हों उनको ना मारे, ठीक है। तो ऐसे कीटनाशक बनाए जाते हैं फिलहाल। अब तो बहुत सारी टेस्टिंग होने लगी है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे हम कीटनाशकों का यूज करें जो कि केवल फसलों वाले कीटनाशकों को मारे और अन्य जीवधारियों पर ऊपर कोई प्रभाव न डाले, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, ठीक है, फलों एवं सब्जियों को खाने से पूर्व अच्छी तरह धोकर ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ताकि उर्वरकों एवं कीटनाशक रसायनों की कुछ मात्रा जल में घुलकर निकल जाए, ठीक। चलिएगा इस बात को तो जानते होंगे, इस बात से आप लोग इत्तेफाक रखते होंगे कि ये बातें सही कही जा रही है, ठीक है। चौथी पॉइंट है कीटनाशकों का एवं खरपतवारों नाशकों का फसलों पर प्रयोग करते समय चेहरे पर मास्क व हाथ में दस्ताने किसके हों, रबड़ के जरूर पहनने चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों गांव में होता क्या है, जैसे कीटनाशक वगैरह सारी चीजें जब छिड़काव की जाती है, दवाई डाली जाती है, तो वहां पे बस ऐसे जो वहां के लोग होते हैं बिंदास एकदम खुले में ही सारी चीजें, कुछ नहीं, मास्क नहीं, न कुछ बात भी करते रहेंगे। अगर 2 लोग छिड़काव करते रहेंगे तो दोनों लोग बात भी करते रहेंगे और छिड़काव भी जारी रहता है, ठीक है। तो ये गाँव के लोगों के अंदर उतनी जागरूकता नहीं है, इसलिए इनको जागरूक करने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है।
अब हमें ही खेत में उतरना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, उनको बताना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसमें प्लास्टिक के क्या होते हैं, दस्ताने दे दिया जाता है पूरा हाथ में पहनने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा उसमें हाथ केवल हथेली तक के लिए नहीं होता है, पूरे हाथ के लिए ही दे दिया जाता है, ठीक है। तो किसान आजकल जो नए ट्रेंड के किसान है भाई, वो तो यूज कर रहे हैं। फिलहाल जो पुराने वाले हैं दादा बाबा, वो तो अब खेत में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जाए कि इन सारी चीज़ों का यूज करना चाहिए आप लोगों को, जो रबड़ के दस्ताने हैं। फिलहाल मैं भी एक बार अपने अपने खेत में क्या छीट रहा था, खाद, ठीक है, जो सफ़ेद सफ़ेद वाला होता है, ठीक है, दाने चीनी के दाने जैसा, ठीक है, उसी को मैं छीट रहा था। तो मैंने भी कोई उसमें मतलब कि दस्ताने वस्ताने सारी चीज़ नहीं पहना था, ठीक। ऐसे ही सारी चीज़ों की छिटाई बुआई कर देते थे, ठीक। उसके बाद जाते थे, हाथ वो धो लेते थे साबुन से, हो गया काम खत्म, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं, ठीक। देखिएगा पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए, मतलब जरूरी होता है, ठीक है। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों खरपतवार नाशकों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण किसानों को टीवी, समाचार पत्र अथवा रेडियो के माध्यम से देना चाहिए। किसानों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहिए भाई, तभी तो ये सारी चीज़ों की जो यहाँ पे लापरवाहियां हो रही हैं उनसे दूर हो जाए, मतलब दूर हो सकता है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, औद्योगिक संस्थानों में व्यर्थ पदार्थों एवं वाहित स्रावों का पूर्ण उपचार करके ही डिस्पोजल करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए फिलहाल, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु उत्तम दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो उसमें हमारे खेतों में बहुत सारे, अच्छा आप लोग कंडो समझ रहे होंगे, कंडो जो कि आपके धान के फसलों पे लग जाता है, ठीक है। धान के फसलों पे मैक्सिमम हमारी तरफ तो अभी लगभग 40-50 बीघे की खेती केवल कंडो से हमारा खत्म हो गया, ठीक है। मेरा नहीं था फिलहाल, मेरे तरफ का था, ठीक है। तो वहां पे हुआ क्या कि जो उसके धान के फसल होते हैं, फली जो होता है उनका, उसमें क्या होता है दोस्तों, काला काला मटेरियल, मतलब कि काला काला कुछ, मतलब ये समझ सकते हैं जीवाणु होते हैं, जो कि आप लोग ऐसे देखेंगे ना, तो मतलब उनको अगर टच करेंगे दोस्तों तो पूरा एकदम हाथ में आप लोग अगर टच करते हैं, जैसे पाउडर नुमा होता है ना, पाउडर ऐसे आप लोग टच करेंगे तो पूरा पाउडर नुमा आप लोगों को हाथ ही पूरे, मतलब हाथ जो जहां तक जाएगा उसका मटेरियल काला होता चला जाता है, ठीक है। फिलहाल हाथ हाथ धो लेंगे, ऐसा नहीं कि परमानेंट काला हो जाएगा, हाथ धो लेंगे फिर से वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं दोस्तों, उसमें जो फल होते हैं उसके, उसमें जब पहली पहली बार ही उसमें क्या होता है, दूध होता है, ठीक है। जैसे आपका कोई फल लेता है तो उसमें मैक्स पहले क्या होता है, जैसे कि हमारे धान का खेत हो, गेहूं का खेत हो, उसकी जब फली लगती है दोस्तों उसको निकालिएगा, केवल उसमें दूध ही टाइप का आप लोगों को निकलेगा, ठीक है। तो वही क्या करते हैं, वो सोख लेते हैं, पी जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोला जाता है, वो बोलते हैं गांव में बोला जाता है कि कंडो लग गया है हमारे धान में, ठीक है। तो उसकी दवा के लिए क्या किया जाता है, अगर जल्दी से उपचार नहीं किया जाएगा तो पूरा खेत ही नष्ट हो जाएगा, बल्कि उसके आसपास के जितने भी खेत होंगे, जितने भी फसलें होंगी, सब नुकसान हो जाती हैं। तो वही चीज यहाँ पे किया जा रहा है कि इन सारी चीजों के रोगों से लड़ने के लिए क्या किया जाए, अच्छी प्रकार की दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मृदा प्रदूषण कम हो, इसके लिए मानव एवं अन्य जीव जंतुओं के अनुप्रयुक्त क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे मृदा प्रदूषण कम हो, तो मतलब मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए इनकी बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट जो भी है, मृदा के कटाव एवं खनन प्रक्रियाओं को कम करने के उपायों पर जोर देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनका खनन हो रहा है, मृदा के कटाव, यानी मृदा का कटाव कहने का तात्पर्य है कि जैसे नदियां जब बाढ़ आती हैं दोस्तों, जब नदियों में बाढ़, मतलब नदियां जब उफान पे होती हैं, तो जो बहुत अच्छा खासा, मतलब मिट्टी, मतलब कि बहुत ठोस नहीं होती हैं, उनको जो होती नदियां होती हैं बहा के या कटाव करके लेके चली जाती है, ठीक है। तो उन पे क्या किया जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा ना हो पाए। जैसे बिहार में आप लोग जानते हैं दोस्तों, कोसी नदी जो है बहुत सारा पानी लेके आती है, मतलब बिहार को मैक्सिमम, उसको शोक नदी के नाम से भी बिहार वाले बुलाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वो करती क्या है, वो बहुत सारा कचरा वगैरह, ये मतलब मिट्टी उट्टी, बहुत सारी चीजें मिट्टियों को ला के गाँव में छोड़ के चली जाती है, ठीक है। जब मतलब पानी सूख जाता है तो छोड़ के ही तो जाएगी, पानी सूख गया मतलब मिट्टी वहीं रह गई, ठीक। यही बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मिट्टी का कटाव भी बहुत ज्यादा होगा। फिलहाल आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज में भी देखे होंगे कि मिट्टी कैसे ही पानी में मिल जाती है, ठीक है। वो कट कर करके मिट्टी में मिलती चली जाती, पानी में मिलता चला जाता है, ठीक। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि अम्लीय मृदा में आलू यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अम्लीय मृदा जहाँ पे है, अम्लीय मृदा में आलू, धान, शकरकंद, जई, जौ, सलजम व गेहूं की फसल उगाई जानी चाहिए। जैसे अब अम्लीय मृदा क्या होगी दोस्तों, हमारी तरफ की मृदा ऐसी है, मिट्टी ऐसी है कि हमारे यहाँ कोई भी फसल बोल लीजिए आप, हर एक फसल क्या होगी, बड़े पैमाने पे होती है, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप लोग जानते होंगे, जैसे पहाड़ों वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां पे मतलब कि फसलों का मतलब कि जो आप लोगों की जमीन तो बहुत खासा होगी, अच्छा खासे पैमाने पे होगी, बहुत, किसी के पास 25 बीघा है, कोई किसी के पास 75 बीघा है, किसी के पास 100 बीघा है। फिलहाल अगर 100 बीघा वाला है तो हमारे यहाँ 10 बीघा खेत है, तो उसमें अगर वो 75 बीघे में जितना उपजा लेगा पहाड़ी क्षेत्र वाला, उतना मैं अपने यहाँ केवल 10 बीघे में ही उपजा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि क्या होता है, हमारी तरफ की मिट्टी जो है बहुत ज्यादा फर्टिलाइज है, ठीक है, मिर्जापुर वाली, ठीक है। आप लोग 96 जानते ही होंगे, 96 मिर्जापुर, हम लोग 96 लगाते हैं, ठीक है। 96 मिर्जापुर है हम लोगों का, ठीक है। तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब 96 क्यों लगाया हो, क्योंकि हमारे यहाँ
96,000 बीघे की एक जगह एक पूरा प्लॉट ही है हमारे यहाँ 96 बीघे का, ठीक है। उसमें आप चले जाइएगा मेड़ डांड, जो आप लोग जानते होंगे, गाँव के होंगे मेड़ और डांड, ठीक है। तो मेड़ डांड है ही नहीं उसमें, ठीक है। काँव मतलब समझते हैं पत्थर का एक टुकड़ा होता है, उसको गाड़ देते हैं कि इतने की सीधाई पे मेरा है भाई, और उतना ही सीधाई पे आप बो के चले आइए, ठीक है। उतने उसके आसपास अगर कोई बो भी नहीं पाता है, ठीक है, बो ही नहीं पाता, कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जितना उनके सीधे पे है, मान लीजिए इतना सीधा पे हमारा है, तो इसके सीधा पे हमने इतना अपना ट्रैक्टर चलवा के इतना जुताई करवा लिया, इसके बगल जो है वो अपना करवाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पे खेती की जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, डोमेस्टिक सॉइल वेस्टेज, ठीक है। घरेलू अपशिष्ट क्या है दोस्तों, घरेलू अपशिष्ट के बारे में आप मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे क्या क्या आप लोग के घरों में क्या क्या मतलब कि अपशिष्ट यानी कचरा होता है, ठीक है। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट जिसे कभी कभी खुदरा खतरनाक अपशिष्ट या घरेलू उत्पन्न विशेष सामग्री कहा जाता है, ठीक है। उपभोक्ता के बाद का कचरा है, ठीक है। यानी उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब हम और आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बता दिया कि जैसे हमने केला खाया, ठीक है, केला खाने के बाद हमने छिलका अपने घर में ही फेंक दिया भाई, हो गया ना कचरा, ठीक है। तो वही बात किया जा रहा है, ठीक है। उपभोक्ता के बाद का कचरा है, ठीक है। यानी जैसे कि हमने कुछ चीजों को यूज कर लिया, उसके बाद हमने उसको फेंक दिया, ठीक है। जिसे त्यागने पर खतरनाक अपशिष्ट के रूप में आर्द्रता प्राप्त होती है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आप लोग केले के छिलकों को फेंक देते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिएगा मतलब उसको 1-2 दिन तक छुइए ही ना, ठीक है। उसमें बहुत छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत मक्खी तो नहीं बोल सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जाता है कि वो क्या है, अपशिष्ट ही है, ठीक है, जिसमें घरेलू रसायन और अन्य पदार्थ शामिल होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, जिसके लिए मालिक के पास अब कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसे अपशिष्ट जिनका हमने यूज कर लिया, अब उसके बाद कोई यूज नहीं है, अगर उनको हम अच्छे से निपटारा नहीं करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि उससे हमारी बहुत ज्यादा गंदगी फैलेगी, और इससे गंदगी फैलेगी तो सिंपल सी बात है कि सॉइल पोल्यूशन तो होगा ही, ठीक है। जैसे में यहाँ लिखा है नाली क्लीनर, जैसे नाली क्लीनर है भाई, ठीक है, उसका नाली का कचरा निकाल के रख दिया, ठीक। तेल पेंट हो गया, ठीक है, मोटर तेल कीटनाशक आदि, ये सारी चीजें क्या है, घरेलू अपशिष्ट के मतलब कि वेस्टेज हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम एक चीज ध्यान रखेंगे, अस्पताल से निकलने वाला अपशिष्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्यों पूछा जा सकता है कि हॉस्पिटल में देखिएगा, हॉस्पिटल वाले जो कचरे होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जितना कि हमारे घरेलू वाले खतरनाक होंगे दोस्तों, उससे 10, 15, 20 गुना, 30 गुना, 100 गुना जो होगा हमारे हॉस्पिटल वाले जो अपशिष्ट निकलते हैं दोस्तों, वो खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों खतरनाक, अब देखिएगा अस्पताल का जो हॉस्पिटल का जो अपशिष्ट होता है या कचरा होता है, उसका निपटारा हम कैसे करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारे हॉस्पिटल में होते हैं वो कौन कौन से कचरे होते हैं, तो बोलेंगे दोस्तों, किसी का मान लीजिए सर फट गया, उसकी पट्टी बदली जाती है, तो वो कचरा निकला कि नहीं निकला, ठीक। अब देखिएगा, अब जैसे कोई डिस्पोजल किसी व्यक्ति या मरीज को लगाया जा रहा है, वो मरीज जैसे कि बहुत बहुत बेकार मरीज होते हैं दोस्तों, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारी इंजेक्शन को यूज किया जाता है। इंजेक्शन को क्या एक बार यूज कर लेंगे दोबारा यूज किया जाता है, तो बोलेंगे नहीं सर, एक बार यूज कर लेते हैं तो उसे फेंक दिया जाता है। अब दोस्तों समझिए कि हमारे पूरे इंडिया में कितना हॉस्पिटल है, ठीक है। आप अपने गांव में ही देख सकते हैं, अपने एक सिटी में देखेंगे दोस्तों, तो अपने आपके सिटी में मैक्सिमम मैं बोल सकता हूं तो 50 हॉस्पिटल तो होंगे ही, ठीक है। अभी प्रयागराज में आ जाइए, तो अभी आप लोग केवल यहाँ बैंक रोड से, ठीक है, बैंक रोड से बालसन चौराहे तक आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कम से कम नहीं तो मैं बोल सकता हूँ 10, 15, 20 हॉस्पिटल तो मिल जाएंगे, ठीक है। आसपास 20 से कम तो नहीं मिलेंगे, केवल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेडिकल चौराहे से बालसन चौराहे तक, ठीक है। प्रयागराज में आइए, आप लोग पता कर सकते हैं कि कितने हॉस्पिटल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगता है 100, 150, 200 के आसपास ही तो हॉस्पिटल होंगे भाई। अब देखिएगा, कुछ होते हैं फेमस वाले और कुछ होते हैं कि मतलब कि हाँ हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि जब इतने हॉस्पिटल में बहुत सारी दवाइयाँ निकलेंगी, बहुत सारा कचरा निकलेगा, तो कहाँ जाएगा, उनको भी तो डिस्पोज करने के लिए कुछ हमारे पास होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए ना भाई। तो वही के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिएगा, अब देखिए अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट में संक्रामक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो खतरा मतलब कि ये समझ सकते हैं कि जिनके प्रभाव में कोई व्यक्ति आ जाए दोस्तों, या उसके मतलब कि इफेक्ट मतलब उसके क्षेत्र में कोई व्यक्ति आ जाए, तो वो भी संक्रमित हो सकता है उसी रोग से, ठीक है। इसमें बायोमेडिकल कचरे की पीढ़ी के साथ जुड़े अपशिष्ट भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पैकेजिंग हो गया दोस्तों, उपयुक्त पट्टियां हो गई, जाइल सेक हो गया, कीट हो गया, ठीक है, आदि तथा बायोमेडिकल कचरा एक प्रकार का बायो वेस्ट है, ठीक है। बायो वेस्ट का निपटारा कैसे करेंगे दोस्तों, इसको भी ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। देखिए बायो वेस्ट का निपटारा कैसे करेंगे, हॉस्पिटल से निकलने वाले सभी अपशिष्ट को पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भूमि बंजर हो वहां पर ले जाकर गड्ढा खोद कर दबा देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही तो इनका निपटारा किया जा सकता है। अगर खुले में फेंक देंगे दोस्तों, बहुत सारी अनेकों प्रकार की नाना प्रकार की क्या हो जाएंगी, बीमारियां फैलेंगी, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देगी, ठीक है। डॉक्टर भी परेशान होंगे दोस्तों, और क्या होंगे,
लोग तो परेशान होंगे ही, ठीक है, जिससे क्या होंगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बायो वेस्टेज का हम निपटारा कैसे करेंगे। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, जो पशु मर जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे मतलब कि रोग भी फैल जाते हैं, तो पशुओं को मारने के लिए मतलब होता क्या है, गाँव में क्या होता है, मैं अपनी गाँव की तरफ की बात बताता हूँ कि जो पशु होते हैं उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है कोई सुनसान एरिया में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, एक मतलब कि जाइए वहाँ पे गड्ढा उड्ढा खदवाइए भाई, अच्छे से उसको दफन कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों कि बहुत जैसे कि हवा चलेगी दोस्तों, उसमें कीड़े मकोड़े बहुत मतलब कि इतना समझ लीजिए कि गंदगी हो जाता है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर वो जो जो उसकी दुर्गंध है, बहुत सारी चीज़ों मानव के शरीर पे या फिर मानव ह्यूमन जो बॉडीज हैं उनमें किसी प्रकार से प्रवेश कर पाया दोस्तों, तो बहुत अनेक प्रकार की बीमारियों को अनेक प्रकार की बीमारियों की तरफ ले जाता है वो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। हालांकि आप लोग भी जागरूक बनिए, मैं भी जागरूक हो रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों का इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ के, ठीक है। फिलहाल मैंने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज को नहीं पढ़ा है। फिलहाल बहुत कम ही लोग इनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। अपना इंदौर सिटी है दोस्तों, देख सकते हैं भारत का सबसे स्वच्छ और क्लीन सिटी जो है इंदौर ही है दोस्तों। 3 बार से अपना इंदौर जो है बहुत ही बड़े अच्छे पैमाने पे चला जा रहा है कि ये नंबर 1 पे सबसे क्लीन सिटी में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वहाँ पे हो क्या रहा है कि जगह जगह पे मतलब कि जो कचरा वाला डिब्बा है उसको रखा गया है। अपने अपने यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कहीं पे भी आप लोग चले जाइए, ऐसे ही कहीं पे रखा होगा जो डिब्बा होगा कचरे वाला, ठीक है। नीला नीला डिब्बा और हरा डिब्बा, ठीक है। तो इनका भी मतलब कि क्या करना चाहिए, योगदान देना चाहिए, सरकार को भी चाहिए भाई, जगह जगह पे गलियों गलियों में आसपास क्या करना चाहिए, डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए, रखना चाहिए। अब दोस्तों इंदौर में होता क्या है ना कि जो व्यक्ति होते हैं वो भी अपना मतलब एक कचरे वाला डिब्बा लेके चलते हैं कि अपना खुद का कचरा जो है मैं फैलाऊंगा तो उसी में डाल के उसको ले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग ट्रेन में जाते हैं दोस्तों, ट्रेन समझते हैं मेरी ही है, मूंगफली खाएंगे, मूंगफली का छिलका वहीं भी गिराएंगे। देखिएगा दोस्तों, मैंने भी 1-2 बार देखा दोस्तों, क्या किया मैंने भी उसको बहुत अच्छे से साफ किया, अपना जो मूंगफली खाया उसको मूंगफली वाले प्लास्टिक में ही डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मूंगफली खाने के बाद जो मूंगफली खत्म हो गई उसका छिलका जो बाहर फेंक दिया, ठीक। अब हमने और भी देखा, ऐसा 3-4 बार किया, तो फिर देखा मैंने बहुत सारी लेडीज जो थी, लेडीज और भी बहुत सारे लोग थे जो वो लोग करते क्या था, मूंगफली खाते थे, उसका छिलका वहीं ट्रेन में ही गिरा देते। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिलहाल मैं किसी को बोल भी नहीं सकता, क्यों बोलूँ भाई, अगर मैं बोलने जाऊंगा तो मुझे ही पीट पाड़ देंगे, तो कोई क्या मतलब है, ठीक है। देखिएगा, एक बार बोल दिए थे तो बोले कि आपकी ही ट्रेन है क्या, ठीक है। तो ऐसा बोल दिया तो हम कहे चलो ठीक है भाई, मेरी ट्रेन तो है नहीं, भारत सरकार की है, भारत सरकार की है तो मेरी तो भी है, मेरा फर्ज भी बनता है। मैंने बोला उनसे, बहुत अच्छे खासे समझाया, लेकिन उनको समझ नहीं आया। कहे बोल रहे हैं कि जा, जिसको समझाना है जाओ समझाओ, हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब लोगों की मानसिकता होगी तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे बताइए। आप लोग भी यही सोचेंगे चलिए मैं भी कचरा फैलाता हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैंने नहीं किया दोस्तों, आप लोगों को भी नहीं करना है, ठीक है। हम लोग जागरूक होंगे दोस्तों, तभी जाके हमारा भारत आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम लोग भी अगर पीछे ले जाएंगे तो अपने भारत को तो समझ सकते हैं हम लोग कहाँ होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, और हमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करना है, प्रदूषण से बचना है दोस्तों। इसलिए हमारा यह जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, इसी का पढ़ने का सबसे बड़ा मोटो यही कि हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो पाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले होंगे जो दोस्तों, वो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है क्या, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को भी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं भाई, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इन्वायरमेंटल स्टडीज को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, आप लोगों का सेमेस्टर क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।